प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल यह है कि आसाराम की काली कमाई का अब क्या होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी तो अब उसकी जेल के सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। आसाराम को नाबालिग से रेप के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश के एक तथाकथित संत की असलियत सामने आ चुकी है। यह साफ हो गया कि संत का चोला पहनने वाला हर इंसान संत नहीं होता। संत के भेष में वो बलात्कारी, गुंडा, धोखेबाज, जालसाज भी हो सकता है। आसाराम के बारे में दावा किया जाता है कि उसके देश और दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ भक्त, 400 के करीब आश्रम थे। इन्हीं भक्तों को भगवान की भक्ति में जुटाकर आसाराम ने उनकी संपत्ति लूटी और तकरीबन 10,000 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। आसाराम का यह साम्राज्य कितना बड़ा है, कैसे आसाराम ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की और कैसे एक माफिया की तरह आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने जमीन हड़पने का अभियान चलाया, ये पूरी कहानी आप आज बारी बारी से देखने वाले हैं। अब तक जेल में आरोपी था आसाराम। अब हो गया सजायाफ्ता मुजरिम आसाराम। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा आसाराम। जिंदगी भर जितने कुकर्म किए उसकी सजा भुगतेगा आसाराम। जिन भक्तों ने आसाराम पर भरोसा किया, उन्हीं भक्तों को आसाराम ने जमकर लूटा। जिन भक्तों ने आसाराम पर विश्वास किया, उन्हीं भक्तों का आसाराम ने भरोसा तोड़ा। आसाराम ने इज्जत लूटी, पैसा लूटा, जमीन लूटी। आसाराम की काली दुनिया का सबसे बड़ा सच। आज आसाराम रो पड़ा। वो जज के सामने गिड़गिड़ाया। उसने अपने बुढ़ापे का हवाला देकर रहम की भीख मांगी। ये तक कहा कि जज साहब, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझ पर रहम करो। आसाराम की आंखें आज खुली। पहले खुलती तो हो सकता है आसाराम जेल में ना होता। आसाराम ने यह कभी नहीं सोचा कि उसने अपने भक्तों पर कितनी बेरहमी की। आश्रम के नाम पे आसाराम का वो अय्याशी का अड्डा ही था। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आसाराम के जितने आश्रम हैं हिंदुस्तान में, तकरीबन सभी आश्रमों को आसाराम ने अय्याशी के अड्डे बना रखे थे। वहां पर आसाराम जब भी जाता तो भोग विलास करता था, नारायण साईं भोग विलास करता था। तो वो इनके अय्याशी के अड्डे ही हैं, अड्डे कह सकते हैं, अय्याशी के अड्डे कहा जा सकता है। आसाराम के पापों की फहरिस्त लंबी है। जिस नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को पूरी जिंदगी जेल की सजा सुनाई गई, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस आसाराम ने अपने भक्तों की इज्जत से ही खिलवाड़ नहीं किया, उन्हें उनकी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आसाराम पर भरोसा किया और आसाराम ने उनकी दौलत छीन ली। ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने जरूरत के वक्त पैसा दिया और दुगना ब्याज लेकर उन्हें भिखारी बना दिया। आसाराम ने सिर्फ अपने भक्तों की इज्जत से ही खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि कई मामलों में तो उन्हें भिखारी तक बना डाला। दरअसल ऐसे कई भक्त हैं आसाराम के, जिनकी संपत्ति उन्होंने भरोसा कर आसाराम को सौंपी और आसाराम ने उन्हें भिखारी बना दिया। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें जरूरत के वक्त पर आसाराम ने ब्याज पर पैसा दिया और दोगुना ब्याज वसूल कर उन्हें कंगाल बना डाला। धर्म के धंधे से आसाराम और उसके बेटे ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उसमें बेईमानी थी, पाखंड था और धोखा था। पूरे देश में आसाराम ने अपनी दुकान सजा रखी थी, लेकिन बलात्कार के कांड में फंसने के बाद उसकी असलियत सामने आ गई। सूरत पुलिस को आसाराम के अवैध धंधे की जब कुंडली मिली तो उसे पढ़ने और समझने में महीनों का वक्त लग गया। आसाराम ने लेन देन का ऐसा तंत्र खड़ा किया था कि बाजार का बड़े से बड़ा फन्ने खां भी उसके आगे पानी भरता नजर आता था। जमीन के सौदे में ऐसी धोखाधड़ी की कि भूमाफिया भी आसाराम के पैरों के पास नजर आते थे। सिस्टम को साधने
और पुलिस प्रशासन में पैठ बनाने में न तो आसाराम का जवाब था और न ही नारायण साईं का। वो तो बस नहीं चला, वरना सेंधमारी की कोशिश तो आसाराम ने इस देश की न्यायिक व्यवस्था में भी की थी। आसाराम के बारे में जितना खोदो उतनी मिट्टी ही निकलती है। काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमा रखी थी आसाराम ने। अमेरिकी कंपनियों में निवेश करता था, लाखों डॉलर में विदेशी मुद्रा का संदिग्ध कारोबार भी करता था आसाराम। लेकिन भक्तों के सामने अपनी लीलाएं ऐसी दिखाता था जैसे वो इस सांसारिक दुनिया से विरक्त है। मैं क्या, दुल्हा की तो एक बार शादी होती, मेरी तो रोज शादी होती है। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। झूठ की बुनियाद पर आसाराम ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और आसाराम को जानने वाले कहते भी हैं कि वो शुरू से ही लालची प्रवृत्ति का था। पैसे का भी लोभ है, मान बढ़ाई का भी लोभ है, इसलिए साधु स्वभाव नहीं है उसमें। वो महिलाओं का, औरतों का नाच गाना उसको अच्छा लगता है ना। जब तक तुम पैसे जोड़ोगे, चेला चेली अपने नाम बढ़ाई चाहोगे तो शांति कहाँ मिलेगी। आसाराम की काली दौलत का सच सामने आया साल 2013 में, जब इंदौर में बलात्कार कांड में गिरफ्तारी के बाद आसाराम तो जेल चले गए थे, लेकिन उसके फौरन बाद सूरत में एक भक्त के साथ बलात्कार के बाद नारायण साईं फरार हो गया और सूरत की पुलिस उसे देश भर में तलाश कर रही थी। नारायण साईं को दिसंबर 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसी दौरान 26 अक्टूबर को पुलिस की एक टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में छापेमारी की। ये अपार्टमेंट एक बिल्डर और आसाराम के अनुयायी प्रहलाद किशन लाल सेवानी का था। अनजाने में ही पुलिस को वो खजाना हाथ लग गया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। पुलिस को 42 बड़े बक्सों और कंप्यूटर तथा हार्ड डिस्क में कई दस्तावेज मिले। जब पुलिस ने उन दस्तावेजों को खंगाला तो उनके होश उड़ गए। आसाराम और उसके बेटे ने लेन देन की ऐसी लिस्ट बना रखी थी जैसे वो कोई कारोबारी हो। धर्म का व्यापार करने वाले दोनों बाप बेटे के पास से जो मिला, पहले आप उसे देखिए। आसाराम की बेनामी जमीन जायदाद के सौदे और वित्तीय लेन देन ज्यादातर कथित तौर पर नकदी में थे और उसका आंकड़ा था करीब 2200 करोड़ रुपए का। आसाराम ने 500 से अधिक लोगों को मोटी ब्याज दर पर तकरीबन 1635 करोड़ रुपए नगद कर्ज में दिए थे। इसके अलावा 2 अनजान अमेरिकी कंपनियों सोहम इंक और कोस्टाक इंक में आसाराम ने 156 करोड़ रुपए निवेश किए थे। विदेशी मुद्रा के लेन देन के इस मामले में आसाराम ने विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून यानी फेमा का सरेआम उल्लंघन किया था, क्योंकि कोई भी भारतीय को विदेश में सीधे निवेश के लिए ये कानून रोकता है। भारत के प्रत्येक शहर में आसाराम ने लाखों रुपए ब्याज पे दे रखे हैं। आसाराम एक तरह का अनऑथोराइज्ड बहुत बड़ा फाइनेंस बैंक था जो सरकार को टैक्स दिए बिना फाइनेंस का काम करते थे। लाखों रुपए का टैक्स चोरी करते थे और लाखों करोड़ों रुपए का ब्याज का लेन देन करते थे। पुलिस ने जब आसाराम के दस्तावेजों को खंगाला तो ये तथ्य भी सामने आया कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने करीब 8 करोड़ रुपए की मोटी रकम अलग से रखी हुई थी और ये रकम बलात्कार के मामले की जांच पड़ताल से जुड़े पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और मेडिकल ऑफिसर्स को घूस देने के लिए रखी गई थी। कागज पर इस पूरी संपत्ति और रकम को जोड़कर देखा गया तो उसका कुल योग आया तकरीबन 4500 करोड़ रुपए। उसमें भी पुलिस ने संपत्ति को पुराने सर्किल रेट पर जांचा। अगर आज के बाजार भाव से आसाराम की संपत्ति को तौला जाए तो आसाराम की ये संपत्ति 10,000 करोड़ के करीब बनती है। आसाराम की संपत्ति जो है वो अपार संपत्ति है। लाखों करोड़ की संपत्ति आसाराम के पास है। बहुत मोटा पैसा आसाराम का बिल्डर्स के पास पड़ा हुआ है, ईंट भट्टे वालों के पास पड़ा हुआ है, आपके स्टॉक ब्रोकर्स के पास पड़ा हुआ है। आसाराम के कंप्यूटर डेटा और दस्तावेज को खंगालने में और उसके मिलान करने में अधिकारियों की टीम को महीनों का समय लग गया, लेकिन इस पूरी तफ्तीश में
कई चौंका देने वाले खुलासे हुए, क्योंकि आसाराम के आश्रम में जिस तरीके से अपराध और झूठ का सहारा लिया जा रहा था, इन दस्तावेजों में उन सभी चीजों को उजागर कर दिया। तो देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां आसाराम ने जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के साथ साथ मध्य और उत्तर भारत के कई राज्यों में आसाराम ने गुंडागर्दी के दम पर जमीन जायदाद पर कब्जा किया। जमीन पर कब्जा करके उसके अनुयायियों ने करीब 400 आश्रम और धार्मिक केंद्र खोल डाले। आसाराम ने या तो भक्तों को फुसलाकर जमीन हथियाई, नहीं फुसले तो गुंडागर्दी से जमीन पर कब्जा किया। सरकारी जमीन को तो आसाराम अपनी बपौती समझता था। जब चाहे तब और जहां चाहे वहां आसाराम ने सरकारी जमीन पर आश्रम खोल लिए। गुजरात में साबरकांठा जिले का पेड़वल आश्रम हो, अहमदाबाद का मोटेरा आश्रम हो या फिर सूरत का आश्रम, गैरकानूनी ढंग से कब्जाई गई जमीन का मामला हर जगह है। 1978 में आसाराम ने अपने भक्त रजनीकांत शाह को 15,000 गज जमीन तोहफे में देने के लिए राजी कर लिया, जिसकी कीमत उस वक्त 20 लाख रुपए थी। लेकिन कुछ साल बाद आसाराम के इस अनुयायी को एहसास हुआ कि उसे लूट लिया गया है, क्योंकि उस जमीन का राजस्व वही चुका रहा था, जबकि जमीन पर कब्जा आसाराम का था। जिसके बाद उस अनुयायी ने अपनी जमीन वापस मांगी, लिहाजा उसे जमीन वापस नहीं मिली। लेकिन आज 33 साल बाद भी शाह परिवार जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। 1983 में सूरत में आसाराम ने जो आश्रम बनाया, उस जमीन पर भी आसाराम ने कब्जा किया है। ये वो जमीन थी जिसे गुजरात सरकार ने तापी के तट पर एक योजना के लिए रिजर्व रखा था, लेकिन आसाराम ने उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। सैकड़ों एकड़ जमीन इन लोगों ने हड़प रखी है। आप ये मान के चलिए, जितने भी इनके आश्रम हैं, तकरीबन लगभग प्रत्येक आश्रम के आसपास इन्होंने जमीन हड़पी हुई है और सैकड़ों एकड़ जमीन हड़पी हुई है। आज भी इस जमीन के लिए 8 किसान कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें से एक आसाराम के अनुयायी शाह भी हैं। सूरत के जहांगीरपुरा में आसाराम ने सरकारी जमीन पर आश्रम बना रखा है और बीते 14 साल से कब्जा भी जमा रखा है। इस पर सरकार ने साल 2015 में आसाराम के ट्रस्ट को 17 करोड़ का नोटिस भी भेजा था। ऐसे ही गुजरात के नवसारी में आसाराम ने 4.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ये वो जमीन थी जिसे सरकार ने ग्राम पंचायत को एक उद्यान विकसित करने के लिए दी थी। आसाराम की योग वेदांत समिति ने रतलाम में मंगलया मंदिर के पास साल 2001 में 11 दिनों के लिए एक जमीन ली। इस 100 एकड़ जमीन पर उसके बाद कब्जा कर लिया गया। 700 करोड़ रुपए की कीमत की उस जमीन के मामले में आसाराम के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। आसाराम 400 ट्रस्ट और न्यासों के जरिए अपने इस पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। इनमें से 2 सबसे अहम ट्रस्ट संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट और संत श्री आसाराम जी महिला उत्थान ट्रस्ट अहमदाबाद से चलाए जाते हैं। आसाराम लगभग सभी तरह के अवैध धंधे करता था, जैसे दवाइयों में मिलावट करना, अपना हवाला कारोबार हो गया, ब्याज पे पैसे देना हो गया। यदि ब्याज का पैसा ना आए तो फिर उस पैसे की रिकवरी भी करी जाती थी। किसी की दुकान पे कब्जा कर लिया जाता था, किसी की गाड़ी खड़ी कर ली जाती थी। समाज में जिन कार्यों को अवैध कहा जाता है, वो सभी तरह के कार्य तकरीबन आसाराम आश्रम में होते हैं। आसाराम ने पत्रिकाओं, प्रार्थना पुस्तकों और सीडी के साथ साथ साबुन, धूपबत्ती और तेल सरीके आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री से, श्रद्धालुओं के चंदे से और आश्रम की हड़पी हुई जमीन पर खेती से आश्रम के खजाने को खूब बढ़ाया। आसाराम के तेजी से फैलते आर्थिक साम्राज्य के पीछे नागपुर के 45 साल के एक शख्स का दिमाग था, जिसका नाम था कौशिक पोपटलाल वानी। आसाराम और नारायण साईं को के पकड़ाते ही शख्स ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है। लेकिन उसने आसाराम को कमाई का जो बिजनेस मॉडल दिया था, वो अपने आप में अनोखा था, नायाब था। उसी मॉडल के दम पर आसाराम ने आम के साथ साथ गुठलियों के दाम तक वसूले।
को संत, लेकिन आसाराम था पक्का बिजनेसमैन। संत तो आसाराम बाद में बना, वरना पहले तो वो एक दुकानदार ही था। इसीलिए उसने धर्म को भी धंधा बना लिया। आसाराम नाजायज तरीके से जिन ट्रस्टों से मोटा पैसा कमाता था, उस कमाए गए धन का बड़ा हिस्सा आश्रमों में या भक्तों और निवासियों के कल्याण के कामों में दोबारा निवेश करने के लिए होता था। लेकिन इन पैसों का प्रयोग आसाराम ने जमीनों के सौदों में और साहूकारी का एक जबरदस्त रैकेट चलाने में इस्तेमाल किया, जिसमें औनी पौनी ब्याज दरों पर नगद धनराशियां उधार दी जाती थी। कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजार में बेचे जाने वाले आश्रमों के उत्पादों की पैकेजिंग के लिए अहमदाबाद की एक कंपनी को जो वार्षिक ठेका दिया जाता था, उस कंपनी का टर्नओवर ही 350 करोड़ रुपए था। सोचिए, पैकेजिंग में अगर 350 करोड़ रुपए लगाए जा रहे थे तो कमाई कितने बड़े लेवल पर कर रहा था आसाराम। 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी तक आश्रम में प्रकाशित 2 मासिक पत्रिकाओं ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु की तकरीबन 14 लाख कॉपियां हर महीने बिकती थी, जिनसे आसाराम सालाना 10 करोड़ रुपए के आसपास कमाई करता था। आसाराम के पास धन बटोरने के कई टोटके थे। हर चीज को उसने एक मार्केटिंग चेन से जोड़कर रखा था। कमाई का एक बड़ा जरिया प्रवचन था। अपने अनुयायियों को प्रवचन देने के लिए करीब 50 की तादाद में सत्संग आयोजित किए जाते थे, यानी हर 2 या 3 दिन में सत्संग होता था। और इन सत्संग में आसाराम अपने उत्पाद सजा देता था, जिसमें करीब हर सत्संग में 1 करोड़ के उत्पादों की बिक्री हो जाती थी। इसके अलावा इन सत्संग के लिए जो आयोजक आते थे, वो आसाराम को अलग पैसा देते थे। ये कमाई तो सामान्य सत्संग की हो गई। साल में 3 से 4 ऐसे मौके होते थे जब आसाराम की कंपनी कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देती थी। यानी आसाराम और राम रहीम को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि जब सब कुछ जो बिजनेस मॉडल चल रहा था वो कमोबेश एक जैसा था। लोगों का विश्वास हासिल करो, उस विश्वास के नाम पर लोगों की संपत्ति लूटो, उनका जो विश्वास है उसको कायम रखते हुए इस तरीके का घिनौना हरकत, रेप जैसा घिनौना हरकत करो, और फिर कानून के साथ जिस तरीके से कानून के बीच उन्हें आखिर लड़ाई में मात खानी पड़ी है, वही ऐसे लोगों का हश्र होता है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना।